हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस। और आज की क्लास में हम क्या बातें करेंगे भाई, आपके सामने आपके स्क्रीन पर लिखा आया है टॉपिक का नाम, और इसका नाम है KYC। ठीक है, हम दो बातों पर यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक तो KYC देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में KYC देखेंगे, और जस्ट इसके बाद दूसरे क्लास में हम बात करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर चर्चा करेंगे। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, थोड़ा बहुत रिलेट है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रिलेट है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में KYC देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये हम बातें करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ KYC। ठीक है, तो सबसे पहली बात KYC क्या है ये जानने से पहले KYC का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। ठीक है, KYC का फुल फॉर्म होता क्या है आखिरकार। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है भाई? नो योर कस्टमर। चलिए, इसका मतलब क्या है अगर हिंदी में हम इसको बोलते हैं तो क्या आप अपने कस्टमर को जानते हैं? कस्टमर कहने का मतलब ग्राहक। क्या आप अपने ग्राहक को जानते हैं? ठीक है, चलिए, तो ग्राहक को या बोल सकते हैं अपने ग्राहक को जानिए, अपने ग्राहक को जानिए। ठीक है, KYC जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपने ग्राहक को जानिए। अब देखिए क्या है भाई साहब, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, सन 2002 की। ठीक है, तो सन 2002 में भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार की अधिसूचना पर, भारत सरकार की अधिसूचना पर, ठीक है, RBI ने 2002 में क्या किया था, KYC कंपलसरी कर दी गई थी। KYC सभी बैंकों के लिए, किसके लिए? सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? अनिवार्य कर दिए गए थे, कर दिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक तो पहली बात आप जानिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। ठीक है, और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा RBI ने क्या किया था, KYC को सभी बैंकों के, RBI जिसको हम जानते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बैंकों का बैंक कहा जाता है। और RBI के रूल्स और रेगुलेशन से ही सभी बैंक क्या होते हैं, उनके नियम से ही क्या होते हैं, लागू होते हैं, चलते होते हैं। ठीक है, तो RBI से संबंधित जो भी बैंक है, जितने भी बैंक हैं, उन सभी को 2002 के बाद क्या है, KYC करना जरूरी हो गया था। अब देखिए KYC का मतलब होता है, मैंने कहा नो योर कस्टमर, अपने क्या है, ग्राहक को जानिए। तो अपने ग्राहक को हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, KYC जैसे कि मैंने क्या कहा, अपने ग्राहक को जानिए, अपने ग्राहक को जानिए। तो कौन जानेगा भाई, कौन जानेगा? जैसे मान के चलिए आपके आसपास कोई बैंक है जिसको हम कहते हैं SBI का बैंक। समझिए आपके आसपास क्या है, बैंक है SBI का। तो SBI जो बैंक है वो आपको कैसे पहचानेगा? ठीक है,
आपको कैसे पहचानेगा? तो उसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि आप जाएंगे बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे या केवाईसी कराने जाएंगे, तो आपको ये नहीं बोलेगा आपका नाम क्या है बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की आईडी दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी भाई? किसी भी प्रकार की आईडी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कई प्रकार के आईडी होते हैं। ठीक है, जैसे मेनली आप जानते हैं आईडी कई प्रकार के हो सकते हैं। आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज, ठीक है, केवाईसी के लिए अगर हम बोल दें दस्तावेज से ही अब जानते हैं या कोई आईडी से जानते हैं। और कौन कौन से आईडी हो सकते हैं? आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आपका क्या होता है? मतदाता परिचय पत्र, मतदान परिचय या मतदाता परिचय पत्र हो सकते हैं। ठीक है, आपका मनरेगा कार्ड हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई? राशन कार्ड हो सकता है। चलिए, बिजली बिल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की विवरण आप देंगे कि भाई मैं ही वो आदमी हूं जो आपके बैंक में SBI में खाता खुलवाया हूं। ठीक है, तो आप मुझे जान लीजिए। और जानेंगे कैसे? इन आधार पर। ठीक है, और मेनली जब आप खाता खुलवाते हैं या जब केवाईसी कराने जाते हैं तो जनरली क्या मांगा जाता है? एक तो आपका क्या मांगा जाएगा? आधार कार्ड, मेनली अब सब जगह अब चल रहा है, और दूसरा पैन कार्ड। अगर किसी भी स्थिति में आधार कार्ड नहीं होता, ठीक है, तो आप हो सकते हैं मतदाता परिचय पत्र मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट। लेकिन जनरली, ठीक है, आप अभी तो सबके पास है, अनिवार्य कर दिया गया है आधार कार्ड को, तो आधार कार्ड लिया जाता है और पैन कार्ड दिया जाता है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा क्या करते हैं? वो बैंक, जैसे SBI आपके नज़दीकी बैंक, वो बैंक आपको पहचान लेंगे कि भाई साहब ये फलाना है, ये ढकाना है, ठीक है, और यहाँ इनका एड्रेस है। ठीक है, साथ ही साथ और किन किन स्थानों पर इनके अकाउंट खुले हुए, क्योंकि आधार कार्ड से तो सब पता चल जाता है। ठीक है, पैन कार्ड से सब चीज़ पता चल जाता है। तो ये सभी क्या है? ये दस्तावेज लग सकते हैं केवाईसी के लिए, ये दस्तावेज हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, केवाईसी क्या होता है? पहली बात है हम समझे, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। और कैसे जानेंगे? इन आधार पर जानेंगे, इन आईडी के आधार पर जानेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिए, एक चीज याद रखिए, पहले पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, पहले पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 114B, याद रखें, इनकम टैक्स एक्ट 114B, कौन से? 114B के अंतर्गत क्या किया? अब खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। क्या होते हैं? याद रखें, खाता खोलने के लिए, खोलने हेतु क्या कहते हैं? पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड की क्या होती है? आवश्यक होती है, आवश्यकता होती है। और मान के चलिए यदि आपके पास क्या है? पैन कार्ड नहीं है, पैन नहीं है, ठीक है, बाय द वे, ठीक है, कई लोगों के पास रहता है नहीं, तो आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो बैंक है, ठीक है, तो बैंक में आपको फॉर्म दिया जाता है, बैंक फॉर्म। उस बैंक फॉर्म में क्या रहता है? फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16, उस फॉर्म नंबर 16 को आप क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये केवाईसी के लिए क्या करना पड़ता है? ये इस प्रकार के आधार कार्ड ये वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट हो आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, जो भी वो मांगे इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट हो वो मांगे, ये इनमें से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड के बारे में मैंने कहा कि पैन कार्ड, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 114B के तहत जब खाता खोलने के लिए जाएंगे तब क्या होगा, पैन कार्ड को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया, आवश्यकता समझी गई। ठीक है, टैक्स वैक्स पटाने के लिए उसकी हम बाद में बात करेंगे। पैन कार्ड जिसका नहीं है, मान के लीजिए किसी ने खाता खुलवाया है, आधार कार्ड बस है और कोई अलग डॉक्यूमेंट है, मान के चलिए मनरेगा कार्ड या राशन कार्ड है, और पैन कार्ड नहीं है, तो क्या किया जाएगा, पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बाद में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार KYC के लिए जब बुलाएंगे बाद में तब, या ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो अब क्या करेंगे भाई, जो बैंक का फॉर्म रहेगा उस बैंक के फॉर्म में फॉर्म नंबर 16 रहेगा। ठीक है, उस फॉर्म नंबर 16 को आपको भरना होगा। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो बातें हैं भाई साहब कि ये हम क्यों कर रहे हैं, आखिर KYC की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, आखिर जो KYC बैंक वाले करा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्या कारण है। तो अगर KYC का कारण हम समझें तो सबसे बड़ा कारण है KYC कराने का, ठीक है, ये बोल सकते, ठीक है, KYC कराने का उद्देश्य क्या है या कारण क्या है। ठीक है, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से हम KYC करा रहे हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, KYC करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बातें और सबसे फर्स्ट बातें और सबसे जो मुख्य बातें ये होगी कि भाई साहब एक चीज आती है जिसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, उसको पहले समझते। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक टॉपिक आएगा आप हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा KYC हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो उसको डिटेल में आराम से हम बैठ के अच्छे से हम क्या करेंगे, समझेंगे, पूरा एक एक चीज़ लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, KYC देखें। तो KYC के अंतर्गत क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। क्यों KYC क्यों जरूरत है, इसका क्या उद्देश्य है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, कि रोकथाम के लिए, रोकथाम हेतु। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, रोकथाम हेतु, या इसी को हम कह देते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी क्या बोल सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जब किसी चीज का रोकथाम किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको एंटी शब्द जोड़ देते हैं कुछ भी। ठीक है, एंटी शब्द अगर जोड़ देते हैं तो क्या है, उसका क्या हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो जैसे आप कई बार सुने होंगे एंटी जैसे शब्द सुने होंगे, स्टार्टिंग में जो भी एंटी लगा होगा इसका उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग है क्या चीज़, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक ही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये इससे संबंधित है चीज़, आप सुने होंगे ब्लैक मनी, एक नाम आता है जिसे आप सुने होंगे ब्लैक मनी, या जिसे कहते हैं काला धन, काला धन। ठीक है, तो याद रखिए ब्लैक मनी को, ठीक है, इस काले धन को, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वाइट में क्या है, कन्वर्ट करने की प्रोसेस, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस, प्रक्रिया क्या कहलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ML में लिख दिया। ठीक है, क्या कहलाती है भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है
वो क्या कहलाती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। अब ये एक शब्द फिर से आया है, ठीक है, एक शब्द फिर से आया है जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी क्या है भाई, ठीक है, तो ब्लैक मनी दो तरह से कमाए जा सकते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी हो सकता है दो तरह से होते हैं। एक जो है सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से अगर कमाएं तो भी वो ब्लैक मनी कहलाएगा, और गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से अगर कमाएं तो भी ये ब्लैक मनी कहलाता है। इसके कंडीशंस क्या होंगे, ठीक है, अगर सही तरीके से कमाएं और उन्होंने क्या किया, टैक्स पे नहीं किया। मान के चलिए कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो देखिए भारत में ये नियम है कि 7 लाख से ऊपर, जो 7 लाख से ऊपर के होंगे वो क्या होंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। जो उनसे कम कमाते हैं, 4 लाख 5 लाख कमाते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो जो एक स्केल बना हुआ है 7 लाख के ऊपर जो भी कमाएंगे वो क्या है, वो टैक्स देंगे विथ जीएसटी, जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है, वो बात की बात है, ठीक है। बस इतना समझिए फिलहाल, ठीक है, उसको अच्छे से हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पार्ट में हम जाएंगे तब समझेंगे। तो ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी दो तरीके से कमा सकते हैं, एक सही तरीके से ब्लैक मनी कमाया जाता है और दूसरा गलत तरीके से। तो सही तरीके से हम कमा लिए, ठीक है, लीगल रूप में, ठीक है, तो उसमें अगर टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, 1 करोड़ कमा रहा है और उनको, ठीक है, 50 लाख क्या देना है, टैक्स देना है, 50 लाख क्या देना है, टैक्स देना है। और ये टैक्स क्या कर रहा है, इसी टैक्स की क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। और यही टैक्स क्या कहलाता है, जब चोरी किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। इसी को क्या कहते हैं भाई, ब्लैक मनी कहते हैं। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को छुपाने के लिए वो ब्लैक को क्या करता है, वाइट करने की कोशिश करता है या वाइट करता है, ठीक है। और इनके बीच जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से कमाने कहने का मतलब, ठीक है, किसी का किडनैप करिए तो फिरौती मांगे, ड्रग्स का लेन देन हो रहा है, हथियार का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो ये किडनैपिंग हो गया, ड्रग्स है, एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है, मोलेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आती है गलत तरीके, ठीक है, वेपन जो क्या बोलते हैं, हथियार की लेन देन हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ठीक है, ये सारे चीज़ अगर हम देखें तो ये क्या है, गलत तरीके हो गए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मानव तस्करी बोल सकते हैं, ठीक है, मानव तस्करी से कमाया गया पैसा ब्लैक मनी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्स पटा ही नहीं रहे, ठीक है। किसका तस्करी, ठीक है, खतरनाक हथियारों का तस्करी, हथियारों का तस्करी से, ठीक है, किडनैपिंग से, क्या है, किडनैपिंग से अगर कमा रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ETC, कुछ भी। तो मैंने क्या कहा, मानव तस्करी से हो सकता है, हथियारों की खरीदी बिक्री से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ठीक है, किडनैपिंग से, बहुत सारे ऐसे गलत रास्ते हैं और उनसे जो पैसा आता है और वो पैसे तो ब्लैक ही हैं, उन पैसों को जब वाइट करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, ठीक है। अब केवाईसी आप इसके बाद समझेंगे, लेकिन थोड़ा और समझिएगा हल्का से, क्योंकि ये जानना जरूरी, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, केवाईसी से। अब देखिए ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस क्या होता है, कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक को क्या करने, ब्लैक से क्या करना पड़ेगा, वाइट कर रहे हैं भाई, ब्लैक मनी उनके पास चला गया और वाइट कर रहे हैं, ब्लैक मनी को हम क्या करना है, वाइट करना है। तो क्या होगा, यहाँ हम क्या, किसी भी बैंक में, ठीक है, क्या है, कई प्रकार के क्या कर रहे हैं, अकाउंट खुलवा ले हैं, मान के चलिए अकाउंट नंबर, ठीक है, मान के चलिए ब्लैक मनी का क्या है, पैसा है, और मान के चलिए हमने क्या किया, 50 अकाउंट खुलवा लिए, ऐसे क्या है, अकाउंट खुलवा लिया और हमारे पास, ठीक है, 1 करोड़ रुपये है,
1 CR है, 1 करोड़ रुपया है ब्लैक मनी का, और उसको धीरे धीरे जो है छोटे छोटे अकाउंट में, ठीक है, छोटे छोटे जो है क्या करें अमाउंट में, जो डिफरेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे अमाउंट को, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं किस, ठीक है, तो बहुत सारे अकाउंट खुलवा ले, ठीक है, जगह जगह अकाउंट खुलवा ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काम आती है किसकी, इस यहाँ पर काम आता है KYC। ठीक है, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट में हम कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के कई रास्ते हैं। ठीक है, एक भाई अब पैसे तो घर में रखेंगे नहीं, ठीक है, घर में जितना है वो रखेंगे, अकाउंट में डलवाना है या किसी दूसरे के पास ले जाना है पैसे को। मान के चलिए एक ब्लैक मनी का पैसा है, ब्लैक मनी का पैसा है, और ब्लैक मनी के पैसे से, ठीक है, अगर उसको वाइट बनाना है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, ये इंडिया में ऐसा हो रहा है, और इंडिया से हम क्या कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड देख रहे हैं, स्विस बैंक देख रहे हैं। हम जानते हैं स्विस बैंक में कितना क्या होता है भाई, अरबों रुपया, करोड़ों खरबों रुपया क्या है, जमा है हमारे भारत के लोगों का। ठीक है, जो ब्लैक मनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई डिफरेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, फिर जाके उस ब्लैक मनी को स्विस बैंक में डालते हैं या कई अलग अलग बैंकों में डालते हैं जो हमारा पड़ा रहता है। अब देखिए ये जो है यही जो ब्लैक से वाइट हुआ है, वो मनी का, इस मनी का या इस पैसे का उपयोग कई तरह की चीज़ों में होता है, और ख़ासकर जो होता है वो क्या होता है, आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी को फंडिंग होती है भाई साहब। ये जो ब्लैक मनी से वाइट मनी में जो कन्वर्ट हुआ है, उस पैसे को टैक्स बचा के या टैक्स की चोरी करके, दुनिया भर कुछ भी करके, सरकार से छुपा कर जो पैसा मिला है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, ठीक, किस में यूज़ किया जाता है, आतंकवादी की फंडिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हथियारों का लेन देन इधर उधर जो भी होता है, तो आतंकवादी को उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। यदि यहीं पर अगर, ठीक है, यहीं पर अगर हम नज़र डालें, यहीं पर कोई बैंक नज़र डालती है, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट पर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, KYC खुलवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके लिए ही हम क्या करते हैं, KYC खुलवाते हैं। और KYC का मतलब जैसे कि मैंने जाना, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानिए। तो बैंक अपने कस्टमर के डिटेल्स रखते हैं, किस किस स्थान पर उनके अकाउंट है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आप 10,000, 20,000, 15,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंकों ठीक है को कोई मतलब नहीं, ट्रांजैक्शन हो रहा है 10-20 हज़ार छोड़िए। ठीक है, वहीं पर अचानक से, ठीक है, 10 लाख 50 लाख, ठीक है, का ट्रांजैक्शन जैसे ही आप करना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उनकी नज़र आपके अकाउंट पर पड़ जाती है। ठीक है, उनकी नज़र आपके अकाउंट पर पड़ जाती है कि ये फलाना व्यक्ति है, ये डिटेल है। ठीक है, और ये व्यक्ति, ठीक है, पहले इतना वहाँ पर एक उनके अकाउंट में आता था, अब 10 लाख 20 लाख आ रहा है, 50 लाख आ रहा है, करोड़ आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो KYC से क्या होगा, रोकथाम होगा कि आतंकवादी को जो ब्लैक मनी का पैसा जा रहा है, वाइट में होकर जा रहा है, ठीक है, फंडिंग हो रही है, ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक KYC कराना बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए भी और बैंक के लिए तो है ही। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके लिए ये जो KYC, ठीक है, KYC के लिए आप याद रखेंगे, इस KYC के लिए एक सिफारिश आई थी। ठीक है, याद रखिए KYC के लिए, ठीक है, सिफारिशें KYC के लिए सिफारिशें आई थी। और सिफारिशों में नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 एक नाम आप याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, FALT, और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन, क्या है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स नाम याद रखिए, या इसे हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय, ठीक है, वित्तीय गतिविधि कार्यबल। ठीक है, और वित्तीय गतिविधि कार्यबल, ठीक है, और इसका जो 1989 में हुआ था। दूसरा चीज़ आप याद रखेंगे, एक है
PMLA, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, रोकथाम क्या करना है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करने के लिए क्या बनाई गई थी, एक्ट बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिफारिश हुई थी केवाईसी के लिए, दोनों ने सिफारिश की। देखिए केवाईसी ये जो है आप समझिए, ये जो फाइनेंशियल जो है टास्क फोर्स है, ये क्या है, ये क्या करती है, एक इंटरनेशनल क्या है संस्था है, याद रखिए ये क्या है, एक इंटरनेशनल क्या है संस्था है। और ऐसा इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया भर में नज़र रखती है, दुनिया भर में क्या करते हैं, याद रखिए नज़र रखती है। किसके लिए नज़र रखती है कि भाई साहब, किसके लिए नज़र रखती है कि पैसों का लेन देन, ठीक है, पैसा मान के चलिए, ठीक है, अमेरिका से भारत आ रहा है, या भारत से सऊदी अरब जा रहा है, या भारत से स्विट्जरलैंड जा रहा है, इस प्रकार से जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इस ट्रांजैक्शन पर नज़र रखती है कौन, FLTA, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, दुनिया भर पर नज़र रखती है, ठीक है। और यदि ऐसा होता है, ठीक है, यदि ऐसा होता है, ठीक है, फंडिंग पर नज़र है, दुनिया भर की किस पर नज़र रखती है, फंडिंग पर नज़र रखती है, फंडिंग पर क्या करती है, नज़र इनका रहता है, किसका भाई साहब, ठीक है, FLTA का। यदि लगता है, मान के चलिए कि भारत से लगातार कहीं या कहीं दूसरे स्थानों से भारत में लगातार क्या रहा है, फंडिंग हो रहा है, ज़्यादा फंडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आतंकवादी गतिविधियों को क्या करना है, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, जब ज़्यादा फंडिंग होती है, ठीक है, तो ज़्यादा फंडिंग होती है तो FLTA क्या बोलता है कि भाई साहब उनको पहली बार में क्या करेंगे, वार्निंग देंगे, ठीक है। और जब वार्निंग दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये किस लिस्ट में फिट हो जाता है, जब किसी देश को ज़्यादा फंडिंग हो रहा है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, अगर ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनकी नज़र में आ जाते हैं, तो उनको एक बार वार्निंग दिया जाता है। और वार्निंग देने समय इसको एक लिस्ट तैयार की गई है, इसको कहते हैं ग्रे लिस्ट, इसको ग्रे लिस्ट में क्या कर देते हैं, लिस्टेड कर देते हैं। और यदि ऐसा होता है कि वार्निंग देने के बाद नहीं मानते और लगातार फंडिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में इसको एक लिस्ट है जिसको हम कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। किस लिस्ट में फिट कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट इनको कर दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट जब कर दी जाएगी तो याद रखिए, जब ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी तो याद रखिए, कोई भी देखिए FLTA किसी देश को अगर ब्लैक लिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई देश उस देश से व्यापार कर नहीं सकता। यदि कोई देश उस देश से व्यापार नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जो है व्यापार के साधन बंद हो जाएंगे। देखिए हम जैसे कोई भी देश हो तो ऐसा नहीं कि हम हमारे देश के ही रोजगार या हमारे देश की कंपनी या हमारे देश की चीज़ों पर हम निर्भर हैं, दूसरे देशों पर भी निर्भर है। आयात निर्यात दोनों होना चाहिए, ठीक है। आयात निर्यात जब होगा तो उनके देश को जो ज़रूरत है या हमारे देश को ज़रूरत है तो वो सबको मिल पाएगा, ठीक है। कंपनी खुल पाएगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, ठीक है, GDP बढ़ेगी, GDP ग्रोथ होगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, शेयर मार्केट में उछाल आएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होंगी जब क्या है, किसी देशों के साथ, अन्य देशों के साथ संबंध बना के आप व्यापार करते हैं, ठीक है, विदेशी व्यापार करेंगे तब होगा। लेकिन जब कोई विदेशी कहने का मतलब कोई जो देश है, उन देश के साथ, जो ब्लैक लिस्ट देश है, उन देश के साथ अगर व्यापार ही नहीं करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में हो गए, ऐसी स्थिति में फिर उनकी GDP गिर जाएगी, ठीक है, उनका जो है, ठीक है, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा और बोल सकते हैं दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। जैसे हम जो हमारा जो पड़ोसी देश है मिस्टर पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या है, अभी कहा जा रहा है कि वो ग्रे लिस्ट में है। जिस दिन ब्लैक लिस्ट में आएगा तो उस दिन आप समझ लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं फंडिंग वहाँ ज़्यादा हो रही थी और वहाँ हथियारों का जो है तस्करी और बोल सकते हैं आतंकवादी को बढ़ाने की जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो FLTA ने उनको क्या कर दिया है, ऐसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। चलिए, तो ये बातें हैं किसकी, FLTA की। तो FLTA क्या है, ये दुनिया भर में नज़र रखती है कि जो है फंडिंग जो है या फाइनेंशियल जो भी पैसे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। चलिए दूसरी बातें,
PMLL, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है कि जो काला धन को वाइट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या कहने का मतलब ब्लैक को वाइट करने के लिए या टैक्स चोरी को इस प्रकार से चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के आप क्या है पकड़े जाते हैं किसी भी प्रकार की अगर ऐसी स्थिति में, ठीक है, पकड़े जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, ठीक है, किसी भी स्थिति में किसी टैक्स चोरी या बोल सकते हैं ब्लैक मनी या किसी भी स्थिति में आप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए क्या हो जी, सज़ा का भी प्रावधान होगा। और सज़ा हो सकता है 3 साल से लेकर 7 साल तक, 3 साल से लेकर 7 वर्ष तक की सज़ा का क्या होता है, प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें और अच्छे से जानेंगे समझेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले टॉपिक में। तो केवाईसी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। और ग्राहक को कौन जानेगा, बैंक जानेगा। और बैंक किस प्रकार से जानेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा, राशन कार्ड, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको पहचानेंगे जानेंगे। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है, जैसे कि मैंने बताया इनका उद्देश्य क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है ब्लैक मनी को वाइट करने की जो तरीके हैं, प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये ब्लैक मनी क्या होता है भाई फिर, तो ब्लैक मनी का कहने का मतलब कई तरीके से कमा सकते हैं, सही तरीके से भी कमा सकते हैं, गलत तरीके से कमा सकते हैं। सही तरीके से आप जैसे कमा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी है, नौकरी वाले, पैसे वाले, कोई कंपनी वाले, ठीक है, सही तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वो भी ब्लैक मनी कहलाएगा। ये गलत तरीके से कमा रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, स्टॉक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हथियार की लेन देन कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, तो ये गलत तरीके से जब पैसा कमाया जाता है उसको भी क्या कहा जाता है, ब्लैक मनी कहा जाता है। और ऐसे ब्लैक मनी को टैक्स चोरी करके अगर व्हाइट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहते हैं भाई, मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है बातें, चलिए ये सारी चीजें क्लियर है ना। चलिए देखिए, एक यहां लिख सकते हैं जो पहला मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना, दूसरा आप लिख सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। ठीक है, आतंकवादी एक्टिविटीज, गतिविधियों को क्या है, रोकना। ठीक है, और तीसरा बोल सकते हैं भविष्य में जोखिम से बचना, भविष्य में जोखिम से बचना। ठीक है, आदि के लिए क्या किया जाता है, केवाईसी। इनका उद्देश्य केवाईसी कराना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करना, कहने का ब्लैक को वाइट करने की जो प्रोसेस है उसको रोकथाम करना, उसको हम बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। रोकने की प्रक्रिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो आतंकी गतिविधियों को रोकना, भविष्य में जोखिम से बचना, ये सारे क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये केवाईसी के उद्देश्य है। ठीक है, चलिए समझिए। तो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जैसे कि मैंने क्या कहा, अब देखिए समझते हैं। केवाईसी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट, केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक आप जानते हैं, एक दो पासपोर्ट, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, यह आवश्यक है। फिर साथ में याद रखिए कोई पहचान पत्र चाहिए रहता है। ठीक है, और पते का प्रमाण पत्र, पते का क्या है, प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या है, पते का प्रमाण पत्र चाहिए रहता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहता है और पहचान पत्र चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन आजकल 2 ही चल रहा है। ठीक है, एक ये और पहचान पत्र में क्या कर सकते हैं आप, क्या
आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड आप दीजिए, ठीक है, पैन कार्ड दीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत बशर्ते पते का प्रमाण पत्र, पता मतलब एड्रेस प्रूफ, पते का प्रमाण पत्र कहने का मतलब है आपके एड्रेस प्रूफ की बात है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ तो कहाँ के हैं भाई, कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, ये पूरा एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आजकल एड्रेस प्रूफ, पते का प्रमाण पत्र पूरा क्या है आपके आधार कार्ड में पूरा मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है। तो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइए, ठीक है, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड पैन कार्ड लीजिए, ठीक है, फॉर्म भरिए, जमा करिए, केवाईसी आपका हो गया है, ठीक है। क्यों करना है केवाईसी, किस कारण से, ये मैंने बताया था, ठीक है, बता चुका हूँ, ठीक है। मान के चलिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है और आपके पास, ठीक है, देखिए एक होता ये तो रहेगा, फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। एक होता है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ, एक होता है आपका क्या है, अतिरिक्त दस्तावेज, अतिरिक्त दस्तावेज, दस्तावेज क्या क्या अतिरिक्त दस्तावेज हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ये तो चाहिए, लेकिन यदि अतिरिक्त दस्तावेज होना चाहिए तो क्या हो सकता है भाई, एक तो 2 माह पुराना, याद रखते 2 माह पुराना, ठीक है, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल, ठीक है, या इलेक्ट्रिक बिल, या कहने का मतलब है बिजली बिल, ठीक है, बिजली बिल 2 माह पुराना जो है टेलीफोन बिल या जो बोल सकते हैं बिजली बिल, ये चलेगा। या दूसरा जो है नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका का रसीद, ठीक है, नगर पालिका का रसीद कहने का मतलब जिस घर में रहते हैं घर का टैक्स मान के चल दे पा रहे हैं, ठीक है, नगर पालिका, या मान के चलिए आपके घर नल आ रहा है तो नल का पैसा दे रहे हैं तो उसका भी रसीद मिलता होगा, तो वो आप ले जा सकते हैं दस्तावेज के लिए, ठीक है, अतिरिक्त दस्तावेज जिसको बोलते हैं। बैंक खाते का विवरण, बैंक खाते का विवरण आप देख सकते हैं, विवरण दीजिए। और चौथा और अंतिम हम बोल सकते हैं जो पेंशन है, पेंशन भुगतान, ठीक है, जिनके पास है पेंशन वाले तो पेंशन भुगतान का आदेश, ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं अतिरिक्त दस्तावेज, ठीक है। तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट इस प्रकार से चाहिए। और प्रॉपर मैं डॉक्यूमेंट की चर्चा यहाँ पर कर चुका हूँ, ये इतने प्रकार के आईडी से डॉक्यूमेंट से आपको पहचाना जा सकता है, इनसे आपको आपकी पहचान मिलती है कि भाई ये फलाना यहाँ के निवासी है और इस बैंक में इसका खाता है, इस प्रकार से आप को जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें, 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को, 2 मिनट का रेस्ट है, ठीक है, चलिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। फिर से पुनः हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट इस प्रकार से देख सकते हैं। अब समझते हैं आगे। मान के चलिए, ठीक है, आपके पास केवाईसी नहीं है, ठीक है। अगर क्या है, यदि केवाईसी नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि केवाईसी नहीं है, और केवाईसी नहीं है इसका मतलब आईडी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, केवाईसी नहीं है, ठीक है, नहीं कराए हैं, या बोल सकते हैं आईडी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आईडी न होने पर आईडी या पहचान पत्र, पते का पहचान पत्र बोल सकते हैं, पहचान पत्र, पते का पहचान पत्र न होने पर भी कोई भी बैंक खाता खोल सकते हैं क्या? खोल सकते हैं क्या भाई? जाहिर सी बात है, खोलते हैं। कोई भी बैंक क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकता है, कर सकता है या करता है, सकता है, ठीक है। इसको समझिएगा। मान के चलिए आपके पास केवाईसी नहीं है, या बोल सकते हैं आपके पास केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, और इसका मतलब होता है आईडी को, ठीक है, की बातें करें। तो यदि आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई जो है आपके पास पहचान पत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में आपके पास कोई आईडी नहीं है, इस ऐसी स्थिति में बैंक क्या होता है, कोई भी बैंक क्या हो सकता है, अकाउंट ओपन कर सकता है, अकाउंट खोल सकता है आपका। लेकिन किस कंडीशन में? वो कंडीशंस क्या होगा, कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगे, ठीक है। कुछ क्या होगा भाई साहब, कंडीशंस होंगे। और कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? पहला कंडीशन, ठीक है, क्या हो सकते हैं, जो भी अकाउंट खोलेंगे अकाउंट क्या होगा, छोटा होगा। अब अकाउंट छोटा होगा कहने का मतलब क्या तात्पर्य है, ठीक है। अकाउंट छोटा होगा कहने का तात्पर्य ये है कि इस अकाउंट में, ठीक है, इस अकाउंट में जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, याद रखेंगे 50,000 रुपये तक ही होगा, ठीक है। कितना होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, छोटा अकाउंट कहेंगे। ऐसे में तो आप ऐसे नॉर्मल जब खुलाते हैं तो कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो अकाउंट होता है, मैक्सिमम जो अमाउंट होगा, पैसे होगा, अमाउंट मीन्स पैसे, ठीक है। मैक्सिमम जो पैसे हो गए इसका जो है कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी, 50,000 तक होगी। ये क्या हो गया, एक छोटा अकाउंट होगा, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 50,000 की होगी, तो इसलिए छोटा अकाउंट कहते हैं। दूसरी बातें, ठीक है, एक वर्ष में, याद रखिए, एक वर्ष में, ठीक है, 1 लाख तक ही क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरी बातें, तीसरी बातें, ठीक है, एक बार में केवल, ठीक है, बोल सकते हैं एक बार में मतलब एक माह में, ठीक है, केवल कितने, 10,000, याद रखिए कितना भाई, 10,000 तक ही पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथी बात याद रखें, ठीक है, एक माह में, ठीक है, 4 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। और चौथी और अंतिम बातें, ठीक है, जो है विदेशी बैंक में, ठीक है, विदेशी बैंकों में, मतलब कोई विदेश का बैंक है, ठीक है, विदेशी बैंकों से न तो
पैसा जमा होगा और न ही निकाला जा सकता है, और न ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है अंतिम, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा अपनी आईडी 12 माह के अंतर्गत, 12 माह मतलब 1 वर्ष के भीतर ठीक है देनी होगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा उसको मैंने समझाता हूँ। पहली बातें क्या है, यदि आपके पास केवाईसी नहीं है, यदि आपके पास आईडी नहीं है, तो क्या होगा, क्या वो बैंक जो है आपका अकाउंट खोलेगा? तो जाहिर से भाई साहब आपका अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, कंडीशंस होते हैं। और कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, अकाउंट जो होगा छोटा होगा। आप जो बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं वो अकाउंट क्या होगा, छोटा होगा। कितना छोटा होगा कि मैक्सिमम जो अमाउंट होंगे उसमें सिर्फ 50,000 तक वो रख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बातें मैंने क्या कहा, 1 वर्ष में केवल और केवल 1 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही जमा करने की बात। निकालने की बात, 1 माह में केवल और केवल, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 1 माह में केवल और केवल 10,000 तक पैसे निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है 1 माह में 4 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। 5वां पॉइंट बोलता है कि विदेशी बैंकों में नहीं कोई ट्रांजैक्शन होगा, कहने का मतलब ना ही कोई पैसा जमा होगा, नहीं निकाला जा सकता है। और अपना जो आईडी, अगर लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या बोलता है कि जो आईडी जो आप पहले जमा नहीं किए अकाउंट खोलने के समय, तो वो आईडी जो है 1 वर्ष के अंतर्गत, 12 महीने के अंतर्गत या 1 वर्ष के भीतर आप वो आईडी बैंक में जमा कर सकते हैं। तो जमा तो करना पड़ेगा ही, लेकिन पहले आपका खाता खुल जाएगा, लेकिन जमा आप कर सकते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन उस समय खाता की जो लिमिटेशन होगी वो इस प्रकार से होगी, कंडीशन इस प्रकार से होगी। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें, चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पूना केवाईसी। ठीक है, पूना केवाईसी, या बोल सकते हैं इसको या बार केवाईसी, या इसको बोल सकते हैं बार केवाईसी। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं री केवाईसी। ठीक है, केवाईसी किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। पूना केवाईसी, फिर से केवाईसी, पूना केवाईसी, फिर से केवाईसी, बार केवाईसी या री केवाईसी, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई बैंक क्या होता है आप जानती हैं। एक बार आपने फॉर्म क्या कर दिया, भर दिया, कुछ सालों बाद क्या होता है कि भाई आपका होल्ड हो जाएगा अकाउंट, या जैसा हो जाएगा आप केवाईसी कर दीजिए। ठीक है, और जब तक कई बार ऐसा होता है, जब तक केवाईसी आप नहीं करते तब तक कुछ ट्रांजैक्शन होता नहीं, और पैसा जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, या पैसा आता नहीं, कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पुनः केवाईसी, बार केवाईसी। कई बार केवाईसी मांगते हैं, पुनः केवाईसी मांगते हैं, कहाँ पर, बैंक में। ठीक है, तो किस कंडीशन में मांगते हैं, ठीक है, किस प्रकार से होता है। देखिए, जब आप खाता खोलाते हैं, ठीक है, तो खाता खोलते हैं, तो जैसे खाता की बात करें या अकाउंट की बात करें, तो ये 3 प्रकार के हम बोल सकते हैं। इस खाता को, इस अकाउंट को हम कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। समझिएगा, खाता को, अकाउंट को हम कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक अकाउंट जिसे हम कहते हैं लो रिस्क अकाउंट, रिस्क अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा जिसे हम कहते हैं मीडियम रिस्क अकाउंट। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, मीडियम
रिस्क अकाउंट और तीसरा हाई रिस्क अकाउंट, हाई रिस्क अकाउंट। ठीक है, तो 3 प्रकार के अकाउंट हम बोल सकते हैं, या खाता इस प्रकार से जो है 3 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क अकाउंट, मीडियम और लो रिस्क अकाउंट। चलिए, तो किसको हम लो रिस्क बोलते हैं, किसको मीडियम रिस्क बोलते हैं, किसको हाई रिस्क बोलते हैं? जैसे आप हैं, हम हैं, ठीक है, जो नॉर्मल जो वेतनधारी वाले लोग हैं, जो पेंशन लोग हैं, जो छोटे छोटे खाताधारी लोग हैं, ठीक है, आप हैं, मैं हूँ, ये जो मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे धंधा करते हैं, पान ठेला चलाते हैं, कुछ ऐसे कारोबार करते हैं छोटा मोटा, ठीक है, कोई पोस्ट में है, वेतन भत्ता वाला कोई पोस्ट में है, वो सारे किस में आएंगे? लो रिस्क में आएंगे। इसमें किसी प्रकार के रिस्क नहीं होगी। ठीक है, मीडियम रिस्क में हम बोल सकते हैं कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ज्वाइंट कंपनी हो सकती है, को खुद के स्वामित्व की कंपनी हो सकती है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। जैसे मीडियम रिस्क में कौन कौन आ सकते हैं? एक मैंने क्या कहा, जो वेतनधारी होते हैं, ठीक है, वेतनधारी। ठीक है, तो कोई पोस्ट में लगा, जैसे मान के चलिए आप लोग, ये जो पोस्ट निकला है, ठीक है, जो सहकारिता का पोस्ट निकला है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पोस्ट को प्राप्त करेंगे तो आप जो है वेतनधारी हो जाएंगे। तो आपके है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? लो रिस्क के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो पेंशनर है, ठीक है, पेंशनर है, तो आपके घर में आपकी जो फादर है या फिर कोई होंगे जो पेंशनर है, मम्मी होंगी, जो भी है, ठीक है, तो वो किसके जो कैटेगरी में आएंगे? लो रिस्क के कैटेगरी में आएंगे। छोटे खातेधारी, ठीक है, जो छोटे क्या है खातेधारी, ये भी किस में आएंगे? लो रिस्क में आएंगे। ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता बैंकों को। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या कहलाता है? एक मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क थोड़ा बहुत रिस्क होगा। एक होता है जॉइंट अकाउंट, ठीक है, क्या है? जॉइंट अकाउंट। और जॉइंट अकाउंट कहने का मतलब है, मान के चलिए किसी ने क्या किया है, जॉइंट अकाउंट हम बोल सकते हैं, किसी ने कोई कंपनी खोली है, ठीक है, किसी दो व्यक्ति ने क्या किया है, नंबर 1, नंबर ए व्यक्ति, नंबर बी व्यक्ति, दोनों मिलकर क्या है, कोई कंपनी खोली है। ठीक है, कोई भी कंपनी खोली है, ठीक है, साझेदारी से कोई कंपनी खोली है और उनका ज्वाइंट अकाउंट किसी बैंक में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मीडियम रिस्क वाले जो है क्या होते हैं? खाता बोलते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्वामित्व वाले, स्वामित्व, खुद का स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व। और स्वामित्व वाले कहने का मतलब है कोई कंपनी का स्वामी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फर्म का स्वामित्व हो सकता है, ठीक है, किसी भी का वो स्वामी हो सकता है, किसी फैक्ट्री, कंपनी, फर्म या कोई भी खोले हैं उसका क्या हो सकता है? स्वामी हो सकता है। तो ऐसे जो खाता उधारी होते हैं वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, मीडियम रिस्क वाले कैटेगरी में आते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड वाले कंपनी होते हैं, ठीक है, प्राइवेट जो है लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं वो भी किसकी रिस्क के अंतर्गत आते हैं? मीडियम रिस्क के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क होगा मीडियम टाइप के। लेकिन हाई रिस्क को अगर आपको समझना है तो हाई रिस्क में, ठीक है, एक तो आपका NRI वाले आते हैं। ठीक है, NRI का मतलब समझते हैं ना? NRI क्या होता है? NRI ऐसा होता है जो भारत के ही तो बंदे होते हैं, भारत के ही निवासी होते हैं, लेकिन कई सालों से वे विदेश में रहे। मान के चले कि भारत को कोई व्यक्ति है अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, भारत के नागरिक अमेरिका में रह रहा है, तो उसको हम कहते हैं NRI। ठीक है, तो NRI हो सकते हैं NGO। ठीक है, अगर NRI को पैसा दिए, ठीक है, लोन दिए, ऋण दिए, लेके भाग गए, आया ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। NGO को हम पैसा दिए और NGO किसी प्रकार से टूट गया, कुछ हो गया, ठीक है, अब मैं नहीं जानूंगा, वो जानेंगे NGO को, वो सदस्य है, किस किस सदस्य को हम ढूंढेंगे, क्योंकि सबका नाम इसमें रहेगा। सदस्य के 10 लोग मिलकर NGO खोले, ठीक है, 10 लोगों का नाम है, पैसा फंडिंग हो रहा है, ऋण मिल रहा है, लोन ले रहे हैं, ठीक है, NGO समाप्त कर भाग गए, तो किसका होगा? ठीक है, कौन इसके जिम्मेदार होगा? तो थोड़ा हाई रिस्क होता है। तीसरा हम बोल सकते हैं जो राजनीतिक खाते, राजनैतिक खाते, ठीक है,
मानिए चले किसी नेता का खाता है, कोई विधायक का खाता, या ऐसे कोई खाते होते हैं, ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े जो अरबपति, जैसे अरबपति खरबपति जो लोग भी होते हैं वो भी है। एक ट्रस्ट भी यहाँ पर आता है, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी क्या है भाई साहब, कोई भी ट्रस्ट है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, हाई रिस्क अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कोई एनआरआई हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है, राजनीतिक खाते होते हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हाई रिस्क होते हैं क्योंकि यहाँ अगर पैसा दे दिए, लोन दे दिया, कुछ दे दिए तो ये निकल के चंपत हो जाते हैं, ठीक है। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे, ठीक है, 12,000 करोड़, कोई 9,000 करोड़ लेके गायब हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है रिस्क होते हैं। तो लो रिस्क में वेतनधारी वाले, पेंशन वाले, छोटे खाते वाले आते हैं। मीडियम रिस्क में ज्वाइंट अकाउंट वाले, ठीक है, स्वामित्व, खुद के स्वामित्व कंपनी वाले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले आते हैं। हाई रिस्क में एनआरआई आते हैं, ठीक है, एनजीओ आते हैं, ठीक है, राजनीतिक खाते आते हैं, कोई ट्रस्ट आता है, ठीक है, कोई सामाजिक भी आता है, कोई सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कार्य वाले कार्यकर्ता जो भी, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम भाई केवाईसी की बात क्यों कर रहे हैं हम खाते में, इस केवाईसी की, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस स्थिति में याद रखेंगे, इस कंडीशन में, लो रिस्क वाले कंडीशन में और मीडियम रिस्क वाले कंडीशन में और क्या है, हाई रिस्क वाले कंडीशन, तीनों कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो याद रखिए, जो यहाँ पर जो लो रिस्क वाले अकाउंट है वहाँ पर 10 साल में, याद रखिए 10 साल में क्या है, एक बार, 10 साल में एक बार क्या होगा, केवाईसी, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, 10 साल में कितने बार होगा, एक बार केवाईसी होगा। ये आप याद रखेंगे। किसमें, लो रिस्क अकाउंट में। मीडियम रिस्क वाले में याद रखेंगे 8 साल में, कितने साल में, 8 साल में, 8 साल में कितना होगा, एक बार केवाईसी होगा। 8 साल में कितना, एक बार क्या होगा, केवाईसी होगा। ये आप याद रखेंगे। और तीसरा याद रखेंगे, जो हाई रिस्क वाले हैं वहाँ पर, हाई रिस्क वाले हैं वहाँ पर 2 साल में, 2 साल में क्या होगा, एक बार क्या होगा, केवाईसी होना जरूरी है। ये बैंक का नियम है, ठीक है, ये आरबीआई का नियम है, ये बैंक का नियम है, ये री केवाईसी है, ठीक है, पुनः केवाईसी। अब एक बार खाता खुलवाए हैं तब आप केवाईसी कराए होंगे, ये ठीक है। लेकिन उनके बाद भी अगर अकाउंट इस स्थिति में रहती, इस कंडीशन में रहता है, अगर अकाउंट आपका लो रिस्क अकाउंट है तो आपको 10 साल में एक बार केवाईसी कराना पड़ेगा। आपका मीडियम रिस्क जो है अकाउंट है तो 8 साल में एक बार केवाईसी कराना पड़ेगा, और जो हाई रिस्क है उसके लिए 2 साल में एक बार केवाईसी कराना जरूरी है। और इसी को हम बोलते हैं पुनः केवाईसी, या इसी को बोलते हैं बार बार केवाईसी, या इसी को बोलते हैं री केवाईसी, ठीक है। तो सभी का मतलब एक ही है। क्लियर है बातें? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट का बंद होना, या जिसे कहते हैं अकाउंट फ्रीजिंग, ठीक है। अकाउंट का बंद होना, खाता का बंद होना, या जिसे हम कहते हैं अकाउंट फ्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए अकाउंट फ्रीजिंग या अकाउंट बंद किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है। तो लगातार आप लेन देन नहीं करते तो देखते हैं आपको आपके घर वाले या आसपास आपने देखे होंगे
ठीक है, कि आपने अकाउंट तो खुलवा लिए, एटीएम कार्ड भी रख लिए, डेबिट कार्ड रख लिए, सब आपने रख लिए, ठीक है, पैसा वैसा आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी होता है खास, ठीक है, बहुत कम जो है जागरूक नहीं होते, वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, अकाउंट खुलवा के डेबिट कार्ड वगैरह को अलमारी में पर्स में कहीं रख देते हैं, 2-3 महीना पैसा आपका घर का है उसी के यूज़ करते रहते हैं। आपने खेतों से कमाए हैं या कोई रोजगार होगा गांव में, उन्हीं के जो पैसा है उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं से आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अकाउंट को ध्यान नहीं देते 2-3 माह में, ठीक है, तक अपने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अकाउंट बंद हो जाता है। अब देखिए यदि, ठीक है, अकाउंट कब बंद होना, अकाउंट कब होता है, यदि केवाईसी ना हुआ हो तो, यदि केवाईसी नहीं हुआ है, मतलब आप अपने कस्टमर, मतलब आप अपने जो है कस्टमर को नहीं जानते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है बैंक नहीं जानता, जानबूझकर नहीं जानता नहीं। चलिए पहला क्या होगा, याद रखेंगे केवाईसी हेतु, ठीक है, 3 माह में 2 बार नोटिस देगा, ठीक है। तो कोई भी बैंक होगा, ठीक है, कोई भी क्या होगा भाई साहब, बैंक होगा। अब वो बैंक क्या करेगा, ठीक है, 3 माह तक आपने यूज़ नहीं किया, 2-3 माह तक यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, आपके घर में लेटर आएगा, ठीक है। अगर एसबीआई का है तो एसबीआई की तरफ से, पीएनबी है क्या पीएनबी से, ठीक है, या जो भी बैंक है उस बैंक से आपको क्या है, लेटर पहुंच जाएगा कि भाई साहब आपने केवाईसी नहीं कराया है, ठीक है। खासकर एसबीआई वाले ज़्यादा भेज देते हैं, ठीक है, आप जो है केवाईसी नहीं कराए हैं, आप क्या करिए 3 माह जो है 3 माह में 2 बार नोटिस भेज देते हैं, ठीक है, मान के 1.5 माह के बीच या बोल कोई भी स्थिति में, ठीक है, 3 माह में 2 बार नोटिस थमा देते हैं कि भाई साहब केवाईसी कराइए, केवाईसी कराइए, केवाईसी कराइए। इसके बावजूद भी आप नहीं कराते, मान के चलिए, छोड़ो ना यार, ठीक है, छोड़ो ना, क्या कराना है, रहने दीजिए, कौन सा कितना करोड़ रखे हैं हम अपने अकाउंट में, रहने दीजिए, ठीक है, उनको ये पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति होता है, छोड़ो ना यार, हटाओ ना यार, क्यों कराएंगे, घर वाले नहीं कराते या परिवार वाले कोई अब नहीं कराते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो 3 माह बीत गए तो 6 माह, ठीक है, के बाद 3 माह बीतने के बाद अगले 6 माह की, ठीक है, 6 माह के बाद क्या होगा, आपका अकाउंट आंशिक रूप से बंद हो जाएगा, आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा या बंद हो जाएगा। आंशिक रूप से कहने का मतलब है कि आपका पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, बट आप निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा स्थिति आता है कि भाई साहब पैसा तो आ गया, ठीक है, मैसेज आता होगा कि पैसा आपके अकाउंट में इतना आ गया है, लेकिन आप निकालने जाएंगे तो कहता है कि भाई पहले केवाईसी कराओ तो पैसा निकलेगा। आप देखते होंगे कि आपके, क्योंकि ऐसे में नहीं निकलेगा, ठीक है, पैसा आपके अकाउंट में तो आएगा, लेकिन आ गया है, लेकिन आपके जो है अकाउंट से पैसा जो है विड्रॉ नहीं होगा, डिपॉजिट तो हो गया, विड्रॉ नहीं होगा जब तक आप केवाईसी नहीं कराएंगे, ठीक है। तो उनको कराना ही पड़ेगा, पैसा तो निकालना है तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में करा लेंगे, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देता, मान के चलिए, ठीक है, कि चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है, क्या अमाउंट है, इससे ज़्यादा अमाउंट तो मेरे घर में पड़ा है, अलमारी में पड़ा है, छोड़ना, रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे करके अगर वो नहीं कराते, मान के चलिए एक बात की बात है, ठीक है, नहीं कराता फिर से केवाईसी, तो ऐसी स्थिति में फिर आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होता है कि अगले 6 महीने, अगले 6 माह बाद, अगले 6 माह बाद, मतलब ये 6 माह निकलने के अगले 6 महीने, मतलब 12 माह टोटल बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल 12 माह में या अगले 6 माह बाद आपका अकाउंट पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो डेबिट कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड है
वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होगा आपका। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ठीक है, इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज में समझते हैं, फ्रीज में जम जाना, मतलब वहाँ से निकलेगा नहीं, मतलब कहने वहाँ से पैसा ट्रांजैक्शन होगा नहीं। पहले तो ये होता था कि पैसा आता था, अब तो ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट बंद कब होता है, जब आप कुछ महीने तक चलाते नहीं। ठीक है, तो 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने के अंतर्गत कोई बैंक आपको नोटिस देता है, बार बार नोटिस देता है, 2 बार तो मिनिमम देगा ही। ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं कराते तो 6 माह बाद आपको आंशिक रूप से बंद हो जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं कराते पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अकाउंट का बंद होना, अकाउंट का फ्रीज होना या अकाउंट फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें। नेक्स्ट एक चीज याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, देखिए आप यदि क्या करते हैं, आप यदि अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, कोई बैंक गए, आपने क्या किया, आप कोई बैंक गए SBI, और SBI में आपने क्या कहा, भाई साहब अकाउंट ओपन कर दीजिए। SBI ने क्या किया, अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अकाउंट ओपन कर दिया। और अकाउंट ओपन करने के समय आपसे क्या मांगे होंगे, ठीक है, क्या मांगे होंगे भाई, डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, डॉक्यूमेंट मांगे होंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे आधार कार्ड मांगा होगा, आधार कार्ड मांगा होगा, हो सकता है आपसे पैन कार्ड, ये तो 2 तो मांगेंगे हों। ठीक है, और हो सकता है आपका कोई जो है मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस जो भी मांगे होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट ETC जो भी डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, किसके समय, ठीक है, किसके समय, आप जिस समय अकाउंट ओपन कराए हैं उस समय। अब मान के चलिए क्या होता है, ठीक है, मान के चलिए क्या होता है, कुछ महीने तक, कुछ वर्षों तक, 1 साल 2 साल तक आपने मान के चलिए क्या किया, जो है चलाए अकाउंट को। और आप ऐसा हो सकता है, मान के चलिए कोई आप वेतन भोगी वाले हैं, वेतनधारी वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या हो सकता है कि आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए। मान के चलिए आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के, ठीक है, पलायन कर गए या किसी भी प्रकार के दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गए, या फिर, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज करा देते हैं, कराते हैं नहीं कि, ठीक है, क्या करते हैं, अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज कराते हैं। ठीक है, अकाउंट बंद कराते हैं। ठीक है, कोई भी स्थिति होगी, हो सकता है आपकी मर्जी हो, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें, या फिर ऐसा हो कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए, या ऐसा हो कि आपका जॉब यहाँ था, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे राज्य में चले गए या दूसरे जिले में चले गए, सुदूर कोई जगह में चले गए, ऐसे में तो आना जाना नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या ने किया, क्लोज करा दिया। देखिए, जब क्लोज कराया जाता है तो जो बैंक ने क्या किया है, याद रखें, बैंक ने जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपसे, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उस डॉक्यूमेंट को याद रखेंगे 5 साल तक, 5 साल तक क्या करता है, संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, क्या करता है, 5 साल तक वो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं सुरक्षित क्या करता है, रखता है, सुरक्षित रखता है या संभाल के रखता है। ठीक है, क्या करता है, सुरक्षित रहता है या संभाल के रखता है, कितने वर्षों तक, 5 साल तक। ठीक है, तो कोई भी आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ठीक है, मेनली जनरली हम क्या देते हैं भाई, जनरली आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं। ठीक है, और उसके साथ कुछ भी अगर दिए होंगे, जो भी आपने दिया होगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहता है कितने वर्षों तक, 5 साल तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने क्या कहा, कोई अकाउंट ओपन किए और ओपन के समय जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे, फिर बाद में किसी कारणवश अपना अकाउंट क्लोज करा दिए होंगे, बंद करा दिए होंगे, तो बैंक उस डॉक्यूमेंट को जो आपसे अकाउंट खोलते समय लिया है, उस डॉक्यूमेंट को 5 साल तक रखता है सुरक्षित, उसके बाद
जला देता है, फेंक देता है, कहीं भी जाए उसकी मर्जी है। ठीक है, याद रखिए कोई भी बैंक अपने डॉक्यूमेंट, जो भी अपने ग्राहक है उस डॉक्यूमेंट को किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों में यूज़ करने नहीं देता है, एकदम बोल सकते हैं प्राइवेसी रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने एसबीआई में कहीं भी किसी भी बैंक में आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट का वैलिड, जो ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरत है उसी के लिए क्या है वैलिड ज़रूरत होगा, कहीं दूसरे के लिए अलग जो है जैसे क्राइम के लिए या किसी के लिए वो यूज़ नहीं होगा। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक में ऐसा व्यक्ति बैठा होगा कि उनके माइंड क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति होगा या किसी भी प्रकार का व्यक्ति होगा, तो हेर फेर करके वो डॉक्यूमेंट कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सकता है। लेकिन याद रखें कहीं कोई भी बैंक ऐसे आपके डॉक्यूमेंट का गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखे होंगे, आपने जिस समय मोबाइल लिए होंगे, ठीक है, जिस समय आपने कोई सिम लिया होगा, ठीक है, तो सिम लिया होगा तो आप देखे होंगे कि आपके सिम जो आप लेते हैं तो आधार कार्ड दिया जाता है। ठीक है, आधार कार्ड आप देते हैं और आधार कार्ड देकर क्या करते हैं, सीधा वो सिम लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा बायोमेट्रिक भी हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसको रोकने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने चेक किया तो मेरा 3 अकाउंट खुला था, हालांकि 2 है, 3 एक एक्स्ट्रा खुला है। ठीक है, उसमें ये पता चलता है FTI कुछ ऐसे कुछ है, F नाम से कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कि आपके आधार कार्ड से या आपके कोई डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कितने सिम एक्टिवेट है ये पता चल जाता है। तो ऐसे कोई दुरुपयोग ना हो, ऐसे स्थिति में, ठीक है, कोई क्रिमिनल माइंड व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके या किसी भी प्रकार का जो है जो इनवैलिड डेटा या इनवैलिड जो है बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ ना कर सकें। ठीक है, बहरूपिया को यूज़ ना कर सके वगैरह वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, SBI या जो भी बैंक है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए आपके सिम में कितने जो है कौन से, ठीक है, किस नाम से, सॉरी, आपके नाम से कितने व्यक्ति जो है सिम लिए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो वेबसाइट जो है, जो भी है। ठीक है, तो ये जो है याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? एक देखिए, एक होता है KYC नंबर, CKYC इसको बोलते हैं, CKYC नंबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं KYC नंबर। ठीक है, कुछ भी हो, जो भी नंबर होता है, तो कि KYC नंबर क्या नंबर होती है, मान के चलिए आप क्या करते हैं, ये KYC नंबर आपके पास है, ठीक है, और कहीं दूसरे जगह क्या होते हैं, अकाउंट ओपन कराने जाते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा क्या है, KYC नंबर बता दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, KYC नंबर बता दीजिए, और जब आप KYC नंबर, ठीक है, पता चल जाएगा, जो भी होगा KYC नंबर जो भी होगा आपका, यदि पता चल जाएगा तो बिना डॉक्यूमेंट के वो वहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। ये भी याद रख सकते हैं, एक KYC नंबर होता है। ठीक है, और KYC नंबर से ही बिना डॉक्यूमेंट के आप दूसरी जगह ओपन करा सकते हैं खाता। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, नज़र आ रही है सभी को? ठीक है, और समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं, 2 मिनट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को, क्या क्या हमने देखे। तो पहला हमने जाने कि जो है व्हाट इज KYC। तो KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। ठीक है, और इसके लिए जो है भारत सरकार की सूचना पर RBI ने KYC की, ठीक है, सभी बैंकों के लिए KYC जो 2002 में क्या किया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे नंबर सेकंड स्लाइड अगर देखें तो KYC अपने ग्राहक को जानने का तरीका है। ठीक है, और किस प्रकार से जान सकते हैं, आप अपना नाम बताएंगे तो हम नहीं जानेंगे, मैं फलाना हूँ भाई,
ऐसा कहेंगे तो नहीं जानेंगे, आपको आईडी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आईडी क्या हो सकते हैं? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान परिचय पत्र, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि इत्यादि इत्यादि आप दिखा सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, कि धारा 114B में ये कहा गया है यदि आप खाता खोलते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत आवश्यक होती है। यदि ऐसा नहीं है, पैन कार्ड आपके पास उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उस बैंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म में एक फॉर्म लिखा रहता है, फॉर्म नंबर 16, आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है, उस फॉर्म 16 को भरिए, कभी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप ध्यान दे सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, केवाईसी कराने का उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया केवाईसी कराने का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्या करना भाई? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि काला धन को वाइट में, ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका को हम क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। और आतंकवादी गतिविधि को रोकना, भविष्य में जोखिम से बचना, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर हमने समझे ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी दो प्रकार से होते हैं, गलत तरीके से कमाए गए, ठीक है, पैसे भी ब्लैक मनी हो सकते हैं और होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, और सही तरीके से कमाए गए पैसे भी ब्लैक मनी हो सकते हैं। और सही तरीके से कमाए गए पैसे, मैंने क्या कहा, किस प्रकार से ब्लैक मनी हो सकते हैं? अगर आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई, ठीक है, कंपनी है या आपके पास, या कोई आप खुद क्या है, कोई जॉब में है और आप क्या है, टैक्स पटा रहे हैं और टैक्स नहीं पटा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं? टैक्स नहीं पटा रहे हैं। मान के चले 1 करोड़ रुपए का इनकम है और आप 50 लाख टैक्स देना होता है, और इसी 50 लाख की हेरा फेरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसी 50 लाख को का जो ब्लैक, इसी 50 लाख जो ब्लैक मनी, क्यों? क्योंकि टैक्स आपको देना था 50 लाख, आपने नहीं दिए, तो ये क्या कहलाएंगे? ब्लैक मनी। और यही ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और गलत तरीके से भी हम ब्लैक मनी कमा सकते हैं, जैसे मानव तस्करी हमने कहा, हथियारों की जो है लेन देन करना, ठीक है, किडनैपिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, ये सारी चीज़ों क्या है, ब्लैक मनी के अंतर्गत कही जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखे किस प्रकार से यूज होता है ब्लैक मनी का आतंकवादी में, किस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखें। फिर हमने देखे केवाईसी के लिए सिफारिश क्या किए गए थे, तो FATLT, जिसको फाइनेंशियल टैक्स फोर्स कहा जाता है, वित्तीय गतिविधि कार्य बल। ठीक है, और ये क्या करता है, दुनिया भर में इंटरनेशनल जो है संस्था है, दुनिया भर में जो फंडिंग जो भी हो रहा है उसमें नज़र रखता है कि कौन सा देश किस देश को कितना फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा फंडिंग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वार्निंग देता है कि इसको ग्रे लिस्ट में उसको डाल देता है। और बाद में अगर ये वार्निंग के बाद भी फंडिंग अत्यधिक होने लगता है तो उसको जो है ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। जब ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो मैंने बताया ब्लैक लिस्टेड का मतलब है कि वो देश से, कोई भी देश किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की चीज़ों में, ठीक है, साथ नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में जब व्यापार नहीं करेगा, तो मैंने बताया व्यापार अब नहीं करेगा कोई भी देश, तो उस देश की GDP घट जाएगी, कंपनी बंद होने लगेगी, ठीक है, जो है लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है, खाने पीने में तंगी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर PMLA की मैंने बात की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये लाया गया है। अगर इस एक्ट के आधार पर अगर किसी भी प्रकार के ब्लैक मनी आपके स्थान पर, अगर ब्लैक मनी के अंतर्गत या ब्लैक से वाइट करने के अंतर्गत आप पकड़े गए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सजा का प्रावधान है 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य। इसको और अच्छे से समझेंगे जब मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे। केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहता है, तो जैसे कि मैंने बताया 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, और पते का प्रमाण पत्र नहीं तो पहचान पत्र ही, आधार कार्ड और पैन कार्ड ही काफ़ी है आपके लिए। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की भी आवश्यक हो सकती है, अगर मांगता है तो 2 माह पुराना टेलीफोन या बिजली बिल। ये किस समय होता है, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया है, ठीक है, आप किसी दूसरे ज़िले में रहते हैं और दूसरे ज़िले में रेंट पर रहते हैं और वहाँ उस ज़िले में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप आपसे क्या मांगेगा, ठीक है, आपसे जिस ज़िले में रहते हैं, प्रेजेंट जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का आपका क्या मांगेगा, ID मांगेगा। आपका क्या प्रूफ है कि इस ज़िले में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या प्रूफ है, ठीक है,
जहाँ जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ तो एड्रेस है ही, परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ जिस ज़िले में आपने ठीक है मान के चलिए आपने ठीक है CGPSC जो है ठीक है इसे CGPSC का क्या किया है ठीक है क्लास लेने के लिए या CGPSC की तैयारी करने के लिए रायपुर आया है, दूसरे जिले का है रायपुर आया। अब रायपुर में क्या किया ठीक है रह रहे हैं ठीक है और आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लोकल एड्रेस जो रायपुर का है उसका मांगेंगे, लेकिन आपके पास है ही नहीं क्योंकि आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड सब दूसरे जिले का बना है जिस जिले में रहते हैं। ठीक है, अब आप रायपुर में आ गए, रायपुर का लोकल एड्रेस क्या है, कुछ नहीं है आपके पास। तो जिस निवास में रहते हैं उसका तो बिजली बिल आता होगा, ठीक है, तो उसका टेलीफोन बिल आता होगा, ठीक है, वहाँ जो कुछ भी होता होगा तो ऐसी स्थिति में वो दे सकते, तो इसी को बोलते हैं हम अतिरिक्त दस्तावेज इस समय। ठीक है, तो 2 माह पुराना टेलीफोन बिल, बिजली बिल, नगर पालिका का रसीद, नल का कनेक्शन आता है, आवास, ठीक है, जो भी या नगर निगम जिस प्रकार से वो टैक्स लेते किसी भी प्रकार से पैसा लेती है, ठीक है, नल का है, बिजली कुछ भी है तो वो है। बैंक खाते का विवरण, पेंशन भुगतान का आदेश, ये सारी कोई भी चीज़ें अतिरिक्त डॉक्यूमेंट के अंतर्गत रखी जाती हैं। फिर हमने देखे कि यदि आपके पास केवाईसी नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब की स्थिति में क्या होगा, तब की स्थिति में आपका खाता खुलेगा। लेकिन मैंने कंडीशन बताया, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अकाउंट छोटा होगा, कितना छोटा होगा, मैक्सिमम अमाउंट 50,000 तक रख सकते हैं, 1 वर्ष में केवल 1 लाख तक ही डिपॉजिट आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में केवल, ठीक है, एक बार में मतलब 1 माह में केवल 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और 1 माह में 4 बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 4 बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं। और 5वां पॉइंट मैंने बताया, विदेशी बैंक में न पैसा जाएगा और न पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। और 6ठा पॉइंट क्या लिखा है कि आपके जो आईडी पहले नहीं दिए थे, ठीक है, खाता खुलवाते समय, उस आईडी को आपको देना पड़ेगा 1 वर्ष के अंतर्गत, 12 माह के अंतर्गत। ठीक है, तो ये केवाईसी जब नहीं है तो अब की स्थिति में मैंने कहा था, अब यदि पुनः केवाईसी आप कराना चाह रहे हैं, बार बार केवाईसी कराना चाह रहे हैं, तो बैंक बार बार केवाईसी के लिए, ठीक है, आपको नोटिस थमाती है, ठीक है, आपको बुलाते हैं फ़ोन करके या नोटिस थमाती है जो भी। तो वो क्या होता है कि किस किस कंडीशन में हो, किस समय बुलाती है या किस समय आपको नोटिस देती है। तो खाता जो है 3 प्रकार के हो सकते, लो रिस्क अकाउंट, मीडियम रिस्क अकाउंट, हाई रिस्क। मैंने कहा लो रिस्क अकाउंट वेतन भोगी वाले, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, पेंशनर वाले हैं, छोटे खातेधारी वाले, ये सब आएंगे। मीडियम रिस्क ज्वाइंट अकाउंट वाले आते हैं, स्वामी तो खुद की कंपनी वाले आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड वाले कंपनी आते हैं। और हाई रिस्क में जैसे कि मैंने कहा NRI आते हैं, NGO आते हैं, कोई ट्रस्ट आता है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी के जो, ठीक है, अकाउंट आते हैं, ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। और लो रिस्क वाले अकाउंट में, ठीक है, अगर केवाईसी के लिए पुनः बुलाया जाता है तो कब बुलाया जाता है, तो 10 साल में 1 बार बुलाया जाता है। मीडियम रिस्क वाले अकाउंट में केवाईसी के लिए बैंक कब बुलाया जाता है कि 8 साल में आपको 1 बार कराना पड़ेगा। लेकिन हाई रिस्क के लिए बहुत जल्दी है कि हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में 1 बार आपको केवाईसी कराना ही पड़ेगा हाई रिस्क के लिए। ठीक है, नहीं तो नीरव मोदी और जो है विजय माल्या जैसे पकड़ जो है आप चंपत हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है, आप जो है करा सकते हैं। ठीक है, अकाउंट फ्रीज कब होगा, अकाउंट बंद होगा यदि आप क्या है केवाईसी नहीं कराए, 3 महीने बाद 2 बार नोटिस भेजा गया, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, फिर भी केवाईसी नहीं कराया, तो 6 महीने बाद आपका अकाउंट आंशिक रूप से बंद हो जाएगा। मतलब पैसा तो आएगा लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, पैसा डिपॉजिट होगा, विड्रॉ नहीं कर सकते। अगले 6 माह बीतने के अगले 6 माह बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ काम नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि कोई बैंक है, मैंने एग्जांपल दिया SBI का, ठीक है, जनरली हम एग्जांपल यही लेके चलते हैं, ठीक है, SBI का, ठीक है, तो फेमस बैंक है भाई, बहुत आपने नाम सुने होंगे। तो SBI है, अगर SBI में आप अकाउंट खुलाते हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है, किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और उस समय अपने डॉक्यूमेंट जो दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दिए, ठीक है, और बाद में आपने उस अकाउंट को किसी भी कारणवश बंद करा दिया, तो बैंक क्या करती है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उसको 5 साल तक संभाल के रखती, 5 साल के सुरक्षित करके रखती हैं। उसके बाद, ठीक है, वो सुरक्षित नहीं रखते हैं। ठीक, उसके बाद वो उनकी मर्जी जो भी करे भाई, लेकिन हाँ गलत तरीके के लिए कार्य नहीं करती, याद रखेंगे। ठीक है, एक मैंने बताया कि केवाईसी नंबर होता है, अगर आप
केवाईसी नंबर है आपके पास और दूसरे बैंक में आप अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो केवाईसी नंबर आप दीजिए, उस बैंक में आपका अकाउंट खुल जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये पूरी कहानी हमने देखे किसके लिए, केवाईसी के लिए। ठीक है, ये पूरा कहानी किसका है भाई, केवाईसी का। तो केवाईसी के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे कब भाई, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक निकल के आएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूं, वो रहेगा आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है मैं समझा चुका हूं, काले को गोरा करना, समझ गए, काले को गोरा करना फेयर एंड लवली लगा के। ठीक है, क्या लगा के, फेयर एंड लवली लगा के काले को गोरा करना। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, काला धन को वाइट करना, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यही कहलाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को गोरे करने या काले धन को वाइट करने के लिए रोकने का तरीका। ठीक है, उसको रोकना, प्रिवेंशन करना। ठीक है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, और इसी को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और इतना ही रखते हैं। ठीक है, केवाईसी हो गया कंप्लीट। 22 क्लास 23 हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।